नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ आओ ज्योतिष सीखे के एक नए एपिसोड में। जी हाँ मित्रों, जैसा कि हम इन एपिसोडों में हम विभिन्न लग्नों में जन्मे जातकों के धनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उनकी कुंडलियों में धन के कैसे योग होंगे। क्योंकि हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे हैं उनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में, स्वभावगत विशेषताओं के बारे में। तो कुछ लोगों के ये जानना चाह रहे थे कि विभिन्न लग्नों में धन के क्या योग अच्छे योग होते हैं। तो हमने एक नई श्रृंखला शुरू हुई है। लास्ट एपिसोड में हमने मेष लग्न और धन योग के बारे में बताया था। आज हम आपको वृष लग्न और धन योग के बारे में बताएंगे कि जिन जिन व्यक्ति के जातकों की वृष लग्न कुंडली होती है मित्रों। जी हाँ, वृष लग्न का मतलब कि अगर आप अपनी कुंडली देखेंगे वहाँ पर ऐसा पहले लग्न भाव का ऐसा चक्र बना होगा जिसे हम लग्न भाव कहते हैं। ठीक है, लग्न भाव में आपका अगर यहाँ पर पहले भाव में दूसरे नंबर की राशि यानी वृष राशि है तो उसे हम वृष लग्न करेंगे। तो आप वृष लग्न मिला लीजिए तो आप कुंडली वृष लग्न कहलाएगी। और वृष लग्न में हम आज बात करने वाले हैं धन भाव को लेकर के, धन भाव को लेकर के यानी धन योग। वृष लग्न में कैसे धन योग बनते हैं, कौन से योगों से उत्तम धन की प्राप्ति होती है, कौन व्यक्ति धन के मामले में भाग्यशाली होता है, कौन व्यक्ति निर्धन होता है, और कुंडली में कैसे योग बनते हैं जिससे हम बता पाएंगे कि व्यक्ति धनवान है या धनहीन है या दरिद्र है। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं। यह वृष लग्न कुंडली है मित्रों। यहाँ पर मैंने आपको सभी भावों में उनके भावाधिपति जो हैं उनके भी नाम मैंने डाल दिए हैं समझने के लिए। क्योंकि लास्ट एपिसोड में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ लोग कमेंट्स आए कि थोड़ा सा उसमें और क्लियर बोर्ड में बताइए, तो मैंने इसके लिए ये अच्छा तरीका किया। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जो वृष लग्न में तृतीय यानी धन भाव के जो स्वामी हो ग्रह हैं वो कहलाते हैं, तीसरे नंबर की राशि बैठी है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो राशिपति होते हैं वो होते हैं बुध। जय मित्रों, बुध। तो यहाँ पर जो धन का काम करते हैं बुध है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बुध के ग्रह की स्थिति को देखना पड़ेगा। उसका दूसरे ग्रहों से क्या युद्धीय संबंध है, दूसरे घर में किन ग्रहों की दृष्टि संबंध है, और बुध स्वयं किन भाव में जाके बैठे हैं किन ग्रहों के साथ। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो आइए देखते हैं मित्रों। यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं कुछ शुभ और अशुभ योगों के बारे में, कुछ सफल और निष्फल योगों के बारे में जो वृष लग्न में अगर बनते हैं तो वह योग शुभ होते हैं, और कुछ योग जो होते हैं वो असफल या निष्फल योग होते हैं। तो ये उनकी पहले चर्चा कर लें। यहाँ पर अगर हम देखेंगे शुभ योग के बारे में तो बुध और शनि अगर यहाँ पर कहीं वृष लग्न में युद्ध करके बैठते हैं, खास उसके केंद्र और त्रिकोण भाव में, तो अति शुभ फलकारी हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, बुध मतलब तीसरा और छठे पंचमी भाव का स्वामी होगा, शनि मतलब 10वें और 9वें भाव का। तो ये केंद्र त्रिकोण मतलब 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण मतलब 2, 5, 9 इन ग्रहों में, और दूसरा और 11वां भाव इधर पर कहीं भी बैठते हैं बुध और शनि, ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इसके बाद आते हैं अशुभ योग में। अशुभ योग में शुक्र और गुरु का योग अगर वृष लग्न में होता है कहीं पर भी तो वह शुभ नहीं माना जाता। इसी प्रकार शुक्र और मंगल का अगर यहाँ पर कहीं युति होती है किन्हीं भावों में तो वह शुभ नहीं मानी जाती। यहाँ पर सफल योग में जो योग होंगे वो शुक्र और शनि की युति। वृष लग्न में कहीं भी शुक्र और शनि की युति अगर होती है केंद्र त्रिकोण भाव में या आपके दूसरे और 11वें भाव में तो वह भी शुभ मानी जाती है। सूर्य और बुध ग्रह की भी युति अगर केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में मानी जाती है तो वह भी अति शुभ मानी जाती है। और सूर्य और शनि की युति भी अगर आपके केंद्र भाव में और त्रिकोण भाव में दूसरे और 11वें घर में होती है तो यह भी बहुत अच्छा योग माना जाता है वृष लग्न के लिए मित्रों। अब यहाँ पर निष्फल योग में आएंगे। शुक्र और बुध की युति अगर होती है मित्रों किसी भी भाव में वृष लग्न में तो वह निष्फल योग होगा, यानी यह युति जो है शुभ फलकारी नहीं होगी। ऐसे ही मंगल और बुध की युति अगर किसी भी भाव में होती है वृष लग्न में तो वह भी शुभ फलकारी नहीं होगी। इसके बाद आते हैं लक्ष्मी योग। शनि 9वें भाव में या 7वें भाव में, और आपका बुध द्वितीय या 5वें भाव में अगर होता है तो यह वृष लग्न के लिए एक लक्ष्मी योग बोला जाता है। लक्ष्मी योग की सृष्टि करता है। तो यहाँ समझ लीजिए शनि 9वें भाव में यहाँ पर होता है या 7वें भाव में यहाँ पर होता है, और बुध या अपने द्वितीय भाव में या 5वें भाव में होता है तो यह आपका जो है लक्ष्मी बनता है। यह तो रही तो साधारण युति संबंध यहाँ पर शुभ अशुभ योगों की हम बात कर रहे थे। अब आते हैं थोड़ा डिटेल में कि और भी कौन कौन से शुभ अशुभ योग होते हैं वृष लग्न में धन भाव से संबंधित। यहाँ बुध मित्र बनता है दूसरे स्थान का स्वामी और बनता है आपका
छठे स्थान स्वामी। तो अगर बुध की स्थिति वृष लग्न में, बुध अपनी स्वराशि मिथुन राशि में है या कन्या राशि में, उच्च राशि में है, तो वह व्यक्ति आप आंख मूंद कर बोल दीजिए कि जीवन में धन के मामले में बहुत ही संपन्न व्यक्ति होगा, उसको धन की कभी कमी नहीं होगी, उसका कुटुंब हमेशा भरा रहेगा। पहला योग। दूसरा, अगर बुध का संबंध मित्रों सूर्य के साथ हो जाता है तो चौथे घर में या दूसरे भाव में, तो वह व्यक्ति भी भूमिपति होगा, संपत्ति, घर, वाहन बहुत अच्छा होगा, उसके बाद अतुलनीय संपत्ति होगी, माता से भी उसको धन की प्राप्ति होगी, तो वह भी बहुत अच्छा धन के मामले अच्छा योग बनता है। इसके बाद मित्रों अगर हम आते हैं बुध का मंगल संबंध, जो कि हमने बताया कि संबंध व्यक्तिगत रूप से, चूंकि दोनों का अगर राशि परिवर्तन हो जाता है, बुध का साथ में आ जाते हैं, मंगल दूसरे चले जाते हैं, तो यहाँ पर उन दोनों के राशि परिवर्तन से एक योग बनता है, जिसमें उसको व्यक्ति को जो है व्यापार से लाभ होगा, प्लस उसको ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा, मतलब उसको डाउरी मिलने के योग बन जाते हैं मित्रों, उसको अच्छी डाउरी मिलेगी। इसके पश्चात आते हैं बुध का, अगर मित्रों यहाँ पर आपका 8वें घर से अगर संबंध की बात करते हैं कि बुध का अगर 8वें घर में यानी गुरु से किसी प्रकार का संबंध बनता है, 8वें का स्वामी गुरु यहाँ दूसरे चले जाता है, दूसरे स्वामी 8वें आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों से धन को प्राप्त करेगा। वह जो है जुआ, सट्टा, लॉटरी, है ना, और आपका 2 नंबर के कोई काम, स्मगलिंग हो गया, ऐसे कार्यों में संलिप्त होगा, ऐसे कार्यों से वो धनार्जन करेगा मित्रों, ठीक है। इसके बाद आते हैं बुध का संबंध अगर मित्रों कुंडली में 10वें भाव से होता है, शनि से होता है, तो हम पहले बता चुके हैं बुध जो धनेश शनि है, तो हम लक्ष्मी योग की एक बन जाता है, तो वह धन के मामले में अति भाग्यशाली होगा, अनायास ही उसे जो है धन की प्राप्ति होगी, वो जन्मजात जो है धनाढ़ घर में उसकी पैदाइश होगी, वो बचपन से ही धनी रहेगा, ये ऐसे कह सकते हैं। बुध की अगर 11वें भाव पे शनि से युति हो जाती है 10वें भाव में या 3 भाव में, तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति अगर कीचड़ में कमल की तरह खिलता है मित्रों, अगर वो धनाढ़ घर में पैदा ना भी होगा तो वह अपने कर्म से जो है पैसा बनाएगा और अतुलनीय संपत्ति जोड़ेगा, कार व्यापार जो भी वह करेगा कुंडली के हिसाब से उसमें जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करेगा और अपने बाहुबल पे खुद अगर धनाढ़ प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेगा, ये होती है। तो अब अपन आते हैं बुध और यहाँ पर आपके 11वें भाव संबंध में, जी हम तो लाभेश और आपका जो है आयस का तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है मित्रों। अगर ये किसी भी कुंडली में अगर धनेश और आयस, लाभेश और आयस जो होते हैं, लाभेश और आपका धनेश एक साथ होकर धन भाव में बैठते हैं या लाभ भाव में बैठ जाते हैं, तो बहुत ही उत्तरोत्तर उच्च संबंध माना जाता है मित्रों। यानी उसके पास इतना अकूत पैसा होगा जिसकी आप मतलब हर काम में, जिस काम में सब हाथ डालेगा उसको सफलता निकाल के लेके आएगा। तो धन के मामलों में, आय के मामले में ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रकांड विद्वान होते हैं। तो अगर बुध का संबंध यहाँ पर 11वें स्थान से और 11वें स्थान का संबंध दूसरे स्थान से बन जाता है, दूसरे भाव से बनता है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति अति धनी होगा, बहुत पैसा कमाएगा, जीवन बहुत तरक्की करेगा। यह तो होगा मतलब बुध का अन्य भाव संबंध। बुध का संबंध अगर लग्न से हो जाता है मित्रों, यानी शुक्र, यहाँ शुक्र बनता है लग्नेश बुध का, तो वह व्यक्ति भी अपने जीवन में जो है अपने स्वकर्म से बहुत धन अर्जित करेगा, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत तरक्की करेगा। यहाँ पर बुध का संबंध अगर तृतीय भाव से, हमने बताना रह गया था, यहाँ पर तृतीय भाव से अगर संबंध बनता है तो मित्रों यह व्यक्ति अपने जो भाई बंधु हैं उनसे उसको धन लाभ होगा, उससे उसको धन की प्राप्ति होगी, ऐसा संबंध होता है। ये होगा, ये तो सहयोग है। अब इस कुंडली कुछ और विभिन्न योगों के बारे में बात करते हैं। तो जी हाँ, अगर वृष लग्न में चंद्रमा उच्च का बैठ जाए, मतलब चंद्रमा उच्च का चंद्रमा बैठ जाए मित्रों, तो यह भी एक बहुत बड़े योग की सृष्टि करता है। और वहाँ पर उसकी सूर्य की दृष्टि हो जाए तो यह व्यक्ति भी अधिक धनाढ़ पैदा होते हैं। यहाँ पर मित्रों एक योग होता है बुद्धादित्य योग, अक्सर आपने सुना होगा, जिसकी आप जब किसी कुंडली दिखाने जाते तो अक्सर लोग आपको बोलेंगे अरे यार साहब आपकी कुंडली में तो बुद्धादित्य बन गया। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हर योग हर कुंडली में प्रतिफल नहीं दे पाते, अच्छा मतलब फल नहीं दे पाते हैं। लोग ऐसा जरूर देते हैं कि आपकी कुंडली में तो गजकेसरी योग है, आपकी कुंडली में तो राजयोग है, आपकी कुंडली में तो महालक्ष्मी योग है, लेकिन आप वास्तविकता में जब देखते हैं तो वैसा कुछ आपको प्रतीत होता नहीं दिखता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है मित्रों कि हर योग हर कुंडली में अच्छे फलन नहीं करता है। सबसे पहली बात समझने वाली बात, जो योग होते हैं बुद्धादित्य होते हैं, तो अगर हम बुद्धादित्य की बात करें तो वृष लग्न में बुद्धादित्य योग जो होता है वो बहुत शुभ फलकारी होता है, क्योंकि वहाँ पर दोनों के ग्रह जो बनते हैं, सूर्य और बुध से मिलकर बुद्धादित्य योग बनता है।
चूंकि सूर्य चतुर्थेश के स्वामी बन जाते हैं और बुध धनेश और पंचमेश के स्वामी बन जाते हैं, दोनों ही धन के लक्ष्मी स्थान माने गए हैं, तो इनका योग अति शुभ फलकारी होता है। किसमें? वृष लग्न में। तो अगर सूर्य बुध कहीं भी यहाँ चौथे में बढ़ जाते हैं, सूर्य बुध मिलकर आपके पांचवें बढ़ जाती है, सूर्य बुध मिलकर तीसरे घर में बढ़ जाते हैं, यह कुंडली में कहीं भी केंद्र त्रिकोण भाव में इनका संबंध बनता है, मित्र ग्रहों में, मित्र घर के भाव में, यह अति शुभ फलकारी योग है। वह उस चीज से संबंध से जुड़ा हुआ व्यक्ति धन संपन्न होता है, उसके पास पैसों की, रुपए की, जमीन जायदाद, गाड़ी वाहन की कहीं कमी नहीं होती। इसके बाद आते हैं मित्रों आपकी कुंडली में शनि के संबंध में आते हैं। यहाँ त्रिकोण भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वृष लग्न में जो शनि जो होता है राज्येश भी होता है और भाग्येश बनता है, यानी शनि जो है राजयोग फलकारी ग्रह माना गया है। अगर शनि कहीं भी कुंडली में शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, बुध के साथ और चंद्रमा के साथ और कहीं भी अगर संबंध बना करके केंद्र त्रिकोण भाव में बैठता है, तो मित्रों वह व्यक्ति जो है राजयोग जो है उसकी कुंडली में बनता है, वह जिस भी जगह पे रहेगा उच्च पद में रहेगा, उच्च पदासीन रहेगा, अपने कर्म उस जीवन में हर महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर लेगा, वह जीवन के हर क्षेत्र में सफल होगा। ये ऐसा होता है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर एक ही ग्रह दो महत्वपूर्ण भावों को प्रदर्शित करता है। तो शनि यहाँ पर वृष लग्न में बहुत ही ज़्यादा योगकारी ग्रह माना जाता है मित्रों। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मंगल जो लाभेश बनता है, तो जी हाँ मंगल लाभेश, यहाँ पर गुरु जो है लाभेश बनता है, जो मीन राशि है, क्योंकि ये पूरी तरीके से शुभ ग्रह नहीं है, क्योंकि यह यहाँ पर अष्टमेश का भी स्वामी बनता है मित्रों। तो अगर हम लाभेश की बात करें, लाभेश का संबंध अगर यहाँ पर पंचमेश से होता है, इनमें राशि परिवर्तन अगर हो जाता है, बुध का संबंध गुरु में, गुरु का संबंध इससे हो जाता है पंचमेश और लाभेश का, तो ये राशि परिवर्तन करते हैं, तो यह भी एक बहुत अच्छा योग बनता है। यहाँ पर मित्रों इंसान जो होता है धनवान होता है, ये बन गया आपका। अब यहाँ पर हम कुछ निर्धन जो होता है उनकी बात कर लेते हैं, कैसे निर्धन होते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा योग और होता है मित्रों कि यहाँ पर जो है यदि कन्या राशि में, वृष लग्न में कन्या राशि में राहु, शुक्र, मंगल और शनि ग्रह बैठे हों, चार ग्रह एक साथ में, तो ये है अरबपति योग होता है। अरबपति ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में वृष लग्न हो या कन्या लग्न हो या और कोई लग्न हो जहाँ पर कन्या राशि केंद्र त्रिकोण भाव में आती हो और ऐसा योग बने, तो वह व्यक्ति जन्मजात अरबपति होता है। ये महत्वपूर्ण योग है। अब मित्रों हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ जो दरिद्र योग की बात कर लेते हैं। हमने धन योग की तो काफ़ी सारी बात कर ली और दरिद्र योग की बात करते हैं। तो इस कुंडली में अगर हम बात करें दरिद्र योग की, यदि बुध धनेश, ठीक है ना, कहीं भी 6, 8 और 12वें भाव में जाता है, तो वह व्यक्ति कितना भी धन अर्जित कर ले, उसका धन जो है संचित नहीं कर पाएगा, वो किसी न किसी कारणवश किसी निकल जाएगा और व्यक्ति को हमेशा जीवन पर्यंत उसको धनाभाव बना रहेगा। ठीक है मित्रों, ये पहला तो योग हो, दरिद्र योग हो गया। फिर 6, 8 और 12वें भाव का स्वामी तीसरे, दूसरे, 5वें या लग्न भाव में कहीं पर भी बैठ जाए, तो वह व्यक्ति जो है उसको भी जीवन दरिद्र रहेगा, वो किसी न किसी प्रकार से वो धन जो है उसका निकलता रहेगा और धन को संचय नहीं कर पाएगा। तो यानी कि धन का संबंध किसी भी त्रिक भाव से हो जाए, किसी भी त्रिक भाव के स्वामी से हो जाए, किसी भी त्रिक भाव के स्वामी के जो 6, 8, 12वें भाव के अधिपति अगर धन भाव से संबंध बना ले या धन घरों में बैठ जाए या त्रिकोण में बैठ जाए, तो उन घरों से प्राप्त होने वाले जो धन की होती है, जो संपत्ति होती है, वो हानि कर देते हैं मित्रों। तो यह हो गया दरिद्र योग हो गया मित्रों। तो और योग तो बहुत सारे बनते हैं मित्रों, कुंडली में बहुत सारे योग हैं और सभी योगों का संबंध इस प्रकार से होता है मित्रों। कुंडली में योग जैसे मैंने पहले बताया है कि मंदिर में भोग, अस्पताल में रोग और ज्योतिष में योगों का बहुत महत्व है। तो योग तो बहुत सारे बन जाते हैं और हर योग मित्र जो होता है किसी पर्टिकुलर संबंध है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जहाँ पर अच्छा फल प्रदान करता है, तो वहाँ पर वह योग किसी दूसरे चीज़ के लिए खराब भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं धन योगों के बारे में, ना कि और किसी योगों के बारे में। हो सकता है कोई योग मिलकर के धन के लिए अच्छा हो, 2 ग्रहों का योग धन के लिए अच्छा हो, किंतु वो जीवन में किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के नुकसानदायक होता है। जैसे कि अगर हम बात करें 8वें और 11वें भाव का संबंध अगर करें कि बुध अगर 8वें, 11वें और यहाँ 8वें भाव से दूसरे और यहाँ 8वें और 11वें भाव से संबंध बनाता है,
तो यहाँ पर धन की प्राप्ति तो होती है मित्रों, वहाँ पर व्यक्ति को धन तो मिलेगा, बगैर कमाया हुआ धन मिलेगा, ये प्राप्त होगा। परंतु वहाँ पर उस व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की हानि से स्वरूप धन मिलेगा, उसको किसी न किसी प्रकार का लॉस होगा, उस लॉस के होने के पश्चात ही उसको धन की प्राप्ति होगी, ये संबंध होता है मित्रों। जैसे पेरेंटल प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, लेकिन पेरेंटल प्रॉपर्टी इंसान को कब मिलती है, जब उसके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है ना। एक्सीडेंटल क्लेम मिल जाता है मित्रों। एक्सीडेंटल क्लेम कब मिलता है, जब आपको कुछ क्षति होती है या हानि होती है तो क्लेम मिल जाता है। तो ऐसे संबंध बनता है मित्रों कि 8वें घर से संबंध बनाता है तो ऐसा होगा। 6ठे घर से अगर धनयोग का संबंध बनता है, दूसरे का 6ठे से, और उसका 11वें संबंध बनता है, अगर ज्योति बनती है, तो वहाँ पर हमको क्लेम मिलेगी। पहले हमारे पर कोई केस होगा, मुकदमा होगा, हम केस करेंगे तो उस केस में हम जीतते हैं या हारते हैं तो उससे हमको लाभ प्राप्ति होगी, यानी कि शत्रु से हमें धन की प्राप्ति होना, तो ये भी धन योग है एक तरीके से। तो कुल मिलाकर के योग जो होते हैं, कुंडली योगों को बड़ा महत्व होता है, और कुंडली को अच्छे से देख करके समझ करके ही इन चीज़ों का वर्णन करना चाहिए। ये तो रहा मित्र लग्न और धन योग के बारे में। अब आपको जो है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि मेरे आपको वीडियो जो भी नए वीडियो आते हैं उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है नंबर दिया गया है, जी मेरा जीमेल आईडी दिया होगा। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली के बारे में या धन योगों के बारे में अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं या और भी किसी प्रकार से कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।